हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री कैंपस। आज मैं आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑलरेडी 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नंबर 1, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नंबर 2 एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नंबर 3। नंबर 4 है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करें उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को समझते हैं। देखो, ऑस्मोसिस एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें सोलवेंट के मॉलिक्यूल लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो करते हैं थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। डिफाइन करता हूं इसको सबसे पहले। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस in which the flow of solvent molecule from less concentrated solution to high concentrated solution to high concentrated solution through a semi permeable membrane is known as osmosis। इज नोन एज ऑस्मोसिस। एक सिंपल सा फिनोमिना देखो जिसमें ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल ही फ्लो करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो करते हैं। 2 बात। तीसरी बात, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो सोलवेंट मॉलिक्यूल को ही फ्लो करने की परमिशन देती है, सोल्यूट मॉलिक्यूल को परमिशन नहीं देती है। तो सोल्यूट का फ्लो नहीं होता है एसपीएम के थ्रू, ओनली सोलवेंट का फ्लो होता है। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब अपने आप होने वाला प्रोसेस है। एक्सपेरिमेंटली या डायग्राम से देखो आपको समझाता हूं कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। एक बीकर ले लिया, ठीक है। उस बीकर को मैं पहले तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में हम एसपीएम भी बोल देते हैं, ठीक है। उसमें बीकर के एक साइड में तो मैं ले लेता हूं डीप ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये है मेरे पास मोर कंसंट्रेटेड CuSO4 सॉल्यूशन। और एक तरफ ले लिया जाता है ये है लेस कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या फिर आप वाटर भी ले सकते हो एक साइड में। सोलवेंट क्या है मेरा यहाँ पर? वाटर। इधर भी वाटर है बट यहाँ वाटर कम है और कॉपर सल्फेट ज़्यादा है, इसलिए ये मोर कंसंट्रेटेड है। यहाँ वाटर ज़्यादा है और कॉपर सल्फेट कम है, इसलिए इसको मैंने लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला है। और दोनों को ही हमने डिवाइड किससे कर रखा है? एसपीएम के थ्रू डिवाइड कर रखा है 2 अलग अलग पार्ट में।
अब देखो इसमें होता क्या है, ध्यान देना कि इसमें ये जो एसपीएम है ये ओनली परमिशन किसको देती है, सोलवेंट मॉलिक्यूल को फ्लो करने की परमिशन देती है अपने अंदर से। तो इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं H2O वो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो करते हैं। कुछ फ्लो, थोड़ा बहुत फ्लो इधर भी होता है वाटर का, बट मैं यदि कह दूं ना नेट फ्लो क्या होता है, नेट फ्लो ऑफ H2O यही होता है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और स्पॉन्टेनियसली अपने आप। यही फिनोमिना ओस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? ओस्मोसिस से रिलेटेड ही एक टर्म्स आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को समझते हैं। देखो ध्यान रखना, इन दोनों के बीच डिफरेंस भी तुम्हें पता होना चाहिए। व्हाट इज डिफ्यूजन? ठीक है, सपोज दैट मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में मैं एक मोर कंसंट्रेटेड जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो ले लेता हूं। ये मोर कंसंट्रेटेड है, ठीक है, मोर कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब यदि आप इस मोर, इसका कलर होता है डीप ब्लू, डीप ब्लू गहरा नीला रंग का होता है। यदि इसमें आप एक लेस कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऊपर से इसको बिना डिस्टर्ब किए स्लोली स्लोली धीरे धीरे इसमें ऐड कर दो, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं लेस कंसंट्रेटेड है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये लाइट ब्लू कलर का है। यदि आप इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए मिलाओगे तो इसमें दो लेयर बन जाएंगे, एक तो डीप ब्लू की, एक लाइट ब्लू की। बट यदि आप इस सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए रख दोगे, आफ्टर फ्यू डेज आपको क्या नजर आएगा, इसको आप देखोगे ना तो इसमें ये जो ब्लू कलर है ये यूनिफॉर्मली रूप से पूरे में स्प्रेड हो जाएगा, यानी एक जैसा कलर बन जाएगा इसका पूरे का। ये जो फिनोमिना है ये डिफ्यूजन है। इसमें क्या हुआ कि इसमें देखो यहां जो कंसंट्रेशन ज्यादा थी, मोर कंसंट्रेटेड, तो कुछ सोल्यूट के पार्टिकल, ये सोल्यूट के पार्टिकल इस लेस वाले की तरफ चले गए और इधर से सोलवेंट, कुछ सोलवेंट इसकी ओर आ गए, ठीक है। बट यहां कोई सेपरेशन नहीं है किसी एसपीएम के द्वारा। इस प्रकार से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सोल्यूट का और सोलवेंट का फ्लो, दोनों का ही फ्लो हो रहा है, ये क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, या मैं ये कहूं कि हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है उससे सोल्यूट के मॉलिक्यूल कुछ लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर चले जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर नजर आ रहा होगा। इसमें किसी भी प्रकार की एसपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डिफ्यूजन में ऐसे ही फैल जाता है, जबकि इसमें एसपीएम के थ्रू ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल ही फ्लो करते हैं, सोल्यूट का फ्लो नहीं होता है। क्लियर है? इस प्रकार से ओस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दोनों ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, देखो, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल टू फॉर्म ए होमोजेनस मिक्सचर। इसका जो ये मिक्सर बनता है ये कैसा बन जाता है, होमोजेनस मिक्सर, इज नोन एज डिफ्यूजन। क्लियर है डिफिनेशन? तो डिफ्यूजन एक अलग फिनोमिना है और ओस्मोसिस एक अलग फिनोमिना है। अब ओस्मोसिस को ही मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से और डिस्कस करता हूं। देखिए ओस्मोसिस का जो फिनोमिना है इसका यदि हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना हो तो हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा कर सकते हैं। कैसे? दो अलग अलग बीकर में, एक में आप प्योर वाटर और एक में आप सेलिन वाटर ले लो, नमक का पानी ले लो, ठीक है। उन दोनों में ही आप क्या करोगे, दो सेम साइज के एग लेकर के
उनका जो सबसे बाहर वाला जो सेल होता है, जो वाइट वाला जो कवच होता है, उसको तो HCl में डिजोल्व करके हटा दिया जाता है। उसके नीचे एग में SPM होती है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वो इस टाइप के 2 एग, सेम साइज के एग लेकर के, एक एग को तो प्योर वाटर में, ये है मेरा प्योर वाटर, और यहां मैंने ले लिया NaCl प्लस वाटर, एक एग को इसमें रख दिया, ठीक है, दोनों की साइज सेम है। क्लियर है? अब क्या करते हैं, देखो इस प्योर वाटर वाले में रखा हुआ जो एग है उसमें तो ओस्मोसिस की प्रोसेस किस साइड होगी? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ प्योर वाटर है, ओनली सोलवेंट है बाहर की साइड, तो मैं यहाँ कह दूँ ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। जबकि इसमें बाहर मैंने क्या ले लिया है, NaCl प्लस वाटर, तो इसका मतलब ये बाहर वाला जो है ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। और जो फिनोमिना होता है ओस्मोसिस का, उसमें क्या होता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल का लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर थ्रू ए SPM जो फ्लो होता है वही ओस्मोसिस होता है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें लेस से मोर वाटर के मॉलिक्यूल एग के अंदर इंटर करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम ये एग जो है ये स्वेलिंग कर जाएगा, यानी ये फूल जाएगा। तो कुछ देर बाद में आपको इस एग की साइज थोड़ी बड़ी नजर आएगी, इस टाइप से। ये है स्वेलिंग ऑफ एग। एग की स्वेलिंग किस वजह से हुई? ओस्मोसिस की वजह से। ओस्मोसिस में क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल एग के अंदर इंटर कर गए, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड की ओर इंटर कर गए। यहां क्या हुआ, इसमें देखो बाहर मोर कंसंट्रेटेड, अंदर लेस कंसंट्रेटेड, तो डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल बाहर की ओर निकलेंगे। वाटर मॉलिक्यूल बाहर की ओर निकलेंगे तो ये जो एग है ये श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाएगा, श्रिंक, श्रिंकिंग ऑफ एग, ठीक है। ये मतलब थोड़ी देर बाद में जो NaCl यानी सेलिन वाटर में जो एग रखा था वो तो सिकुड़ जाएगा, और जो प्योर वाटर में रखा था वो फूल जाएगा। ये दोनों ही प्रोसेस ओस्मोसिस की प्रोसेस हैं। एक में इसमें लेस मैंने वाटर के मॉलिक्यूल एग के अंदर इंटर कर रहे हैं, और दूसरी में वाटर के मॉलिक्यूल एग से बाहर की ओर आ रहे हैं। इसलिए इसमें तो ये श्रिंक कर गया और इसमें ये स्वेल कर गया। ये एक डेमोस्ट्रेशन है ओस्मोसिस का। अब देखिए ओस्मोसिस का ये एक और डेमोस्ट्रेशन करते हैं अपन एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसमें मैंने क्या किया है, एक बीकर में यहाँ मैंने बाहर ले लिया है प्योर वाटर, प्योर वाटर, और ये मैंने लिया है थिसेल फेनल, थिसेल फनल, ठीक है। इस थिसेल फनल में मैंने लिया है, ये अंदर जो ब्लू कलर का तुम्हें नजर आ रहा है ये शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये शुगर सॉल्यूशन इसके अंदर ले लिया। इस थिसेल फनल का जो माउथ है इसमें ये जो रेड कलर से नजर आ रही है ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें लगा रखी है। अब आप जानते हो यहां ये लेस कंसंट्रेटेड हुआ प्योर वाटर, ये मोर कंसंट्रेटेड है। तो बताओ ओस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो किस साइड से किस साइड की ओर होगी? लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। ये वाला जो फ्लो होगा ये किसका होगा? H2O मॉलिक्यूल का। ऐसा यदि होगा तो बोलो थोड़ी देर बाद, इनिशियल स्टेट तो ये थी शुगर सॉल्यूशन की, यहां तक लेवल था उसका, बट आफ्टर सम टाइम ये जो शुगर का लेवल है सॉल्यूशन का ये ऊपर इंक्रीज होने लग जाता है इस टाइप से, ठीक है। यहां तक जैसे मान लो ये ऊपर चढ़ जाता है। तो ये जो फिनोमिना है ये ओस्मोसिस ही तो हुआ। अब हम समझते हैं ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब तक अपन ने देखा था ओस्मोसिस क्या होता है। अब अपन वापस अपनी हेडिंग पर आ जाते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ओस्मोटिक प्रेशर? देखिए इसके लिए एक डायग्राम मैंने बनाया है। मैंने एक
जो मेरा पात्र है उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वो डिवाइडेशन किसके द्वारा किया गया है, SPM के द्वारा उसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में मैंने उसमें ले लिया प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, और एक तरफ मैंने ले लिया सॉल्यूशन। क्लियर है? अब डेफिनेटली आप समझ गए होंगे यहां कंसंट्रेशन कम है और यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये सॉल्यूशन है, इसमें कुछ न कुछ सोल्यूट ऐड है, इसका मतलब ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होगी वो क्या होती है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, या ये कहें सोलवेंट के मॉलिक्यूल की लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर थ्रू SPM जो फ्लो होता है वही ऑस्मोसिस होता है। तो डेफिनेटली इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे ये वाटर है प्योर सॉल्वेंट, तो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस साइड में इंटर करेंगे, इससे इसकी ओर इंटर करेंगे तो इधर से इस लिक्विड का, इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो पिस्टन पर लगेगा ऊपर की ओर। हमें क्या करना है, इस पिस्टन को ऊपर की ओर उठने से रोकना है। ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर यूज करेंगे जिससे कि ये पिस्टन ऊपर की ओर नहीं उठे। ठीक है, वो जो एक्सटर्नल प्रेशर यूज किया जाता है ना कि ये पिस्टन एज इट इज बना रहे, वो एक्सटर्नल प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्लियर है कि मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर यूज करते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर ही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफाइन कैसे करते हैं, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर which is applied on the solution to prevent the flow of solvent into solution through a semi permeable membrane is known as osmotic प्रेशर। वो जो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन के ऊपर यूज किया हमने इस सॉल्वेंट को इधर आने से रोकने के लिए, वो एक्सटर्नल प्रेशर ही क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। अब यदि देखो कि यदि जो ऊपर से हमने जो एक्सटर्नल प्रेशर यूज किया, वो एक्सटर्नल प्रेशर तो क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर था। वो इतना ही यूज किया था हमने कि पिस्टन ऊपर नहीं उठे। ठीक है, अब यदि मान लो मैं इस एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा कर देता हूं, ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगा दिया पिस्टन पर, तो जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगी, उल्टा ऑस्मोसिस हो जाएगा। कैसे, ध्यान देना, यदि आप प्रेशर इधर से इंक्रीज करोगे तो इसमें से कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अब इस सॉल्यूशन से इस साइड में आ जाएंगे, यानी मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड की ओर फ्लो करने लग जाएंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। ऐसे ही इस प्रकार के ऑस्मोसिस को रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। ये कब होता है, जब आप पिस्टन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर यूज कर दो। तो वो प्रेशर कौन सा होगा, वो जो प्रोसेस कौन सा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है, जिसे हम शॉर्ट में आरओ भी बोलते हैं। घरों में जो आरओ वगैरह लगाया जाता है वो इसी थ्योरी पर वर्क करता है कि उसमें जो प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर यूज किया जाता है, ताकि जो वाटर होता है उसमें से कुछ अनवांटेड जो सॉल्ट्स वगैरह हैं उनको रिमूव किया जा सके। वो तो इधर रह जाएंगे सॉल्ट्स वगैरह, और जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इधर प्योर सॉल्वेंट की ओर इंटर करने लग जाएंगे, तो वाटर जो है वो प्योर होने लग जाएगा। जो सी वाटर है उसको भी इस टाइप से प्यूरिफाई किया जाता है, बट ये कि कॉस्टली प्रोसेस है। इसमें एक तो देखो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो इसको हो सकता है SPM को, क्योंकि यदि आप प्रेशर ऊपर से ज़्यादा लगाओगे ना
तो एसपीएम के टूटने का डर रहता है, इसका ब्रेक होने का डर रहता है। यहाँ पर जो ये एसपीएम यूज की जाती है ना, ये सेलुलोज एसीटेट की एसपीएम यूज की जाती है ताकि ये हाई प्रेशर को सहन कर सके, ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि एक इक्वेशन इसकी दी जाती है। पहले बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। पहली बात, वॉन्ट हाफ ने इसके लिए एक इक्वेशन दी थी जिसे वॉन्ट हाफ इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। वो इक्वेशन अपन निकालेंगे। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो गैसियस फेज के जो रूल थे, बॉयल्स रूल था कांस्टेंट टेम्परेचर पर, गेलुसाक रूल था, उन रूल को ही वॉन्ट हाफ ने लिक्विड पर अप्लाई करके एक इक्वेशन दी थी जिसे ही वॉन्ट हाफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। देखिए पहले बात करते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, ये किसके अकॉर्डिंग है? बॉयल्स रूल, बॉयल्स रूल के अकॉर्डिंग। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, C क्या है? कंसंट्रेशन। यदि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं N/V, मोल और वॉल्यूम का ही जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन। ठीक है। अब यदि मैं एक तो ये बॉयल्स रूल की बात करूं या फिर मैं कहूं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, ये किसके अकॉर्डिंग है? गेलुसाक, गेलुसाक्स रूल। ठीक है। या फिर देखो अब मैं ये जो P है, ये प्रेशर जो है ये तो गैसियस फेज के लिए यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पर प्रेशर को किस रूप में यूज कर रहा हूँ? पाई के रूप में यूज कर रहा हूँ। तो ये जो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N/V या फिर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉयल वॉन्ट हाफ इक्वेशन, या फिर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, ये क्या हो जाएगा? गेलुसाक वॉन्ट हाफ इक्वेशन। ठीक है। अब ये जो इसको सपोज दैट मैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दूं तो ये क्या बन जाएगा? इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CT, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N/V और T, C की जगह N/V भी रख सकते हो आप। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस साइन को हटा करके हम कांस्टेंट लेके आते हैं, वो होगा R। ठीक है। वैसे तो S रखते हैं, देखो S सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, SCT, इसके अकॉर्डिंग मैं रखूं। ठीक है। S क्या है यहाँ पर? S इक्वल टू सॉल्यूशन कांस्टेंट है। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? गैस कांस्टेंट के इक्वल ही होती है। गैस कांस्टेंट क्या होता है? R, उसके इक्वली इसकी वैल्यू होती है। तो इसको S को R से भी रिप्लेस किया जा सकता है, पाई इक्वल टू RCT। S की और R की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होती हैं, जो गैस कांस्टेंट की होती है वही इसकी होती है यहाँ पर। ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार से रीअरेंज कर देते हैं, देखो पाई इक्वल टू CRT। ठीक है। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। यही इक्वेशन वॉन्ट हाफ इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। चाहे तो इसको ऐसे रख लो और चाहे इसको ऐसे रख सकते हो, पाई इक्वल टू N/V RT। क्लियर है? ये इक्वेशन ही वॉन्ट हाफ इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। इसमें पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, N नंबर ऑफ मोल, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट और T क्या है? टेम्परेचर है। अब अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों? ये हम सब में देखते हैं। देखो इसमें भी देखो, क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, सोल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करती हैं, न कि नेचर पर। देखो ये पाई जो है ये N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। N क्या है? मोल्स। जितने ज़्यादा मोल होंगे पाई भी उतना ही ज़्यादा होगा, मोल जितने कम होंगे पाई भी उतना ही कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब पाई किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स
पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जैसे सोल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन करते हैं तो यहां भी कर सकते हैं। कैसे, देखो इसके बाद अपन यहां लिख लेते हैं कि n इक्वल टू क्या है, मोल कैसे निकाले जाते हैं, जिसकी भी मोल हो उसकी मास अपॉन उसका मोलर मास। तो n की जगह W अपॉन A भी यूज कर सकते हैं इसमें अपन। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सिंस पाई इक्वल टू n की जगह रख दिया WA अपॉन MA इंटू V और इंटू RT, ऐसे यूज किया जा सकता है इस फॉर्मूले को। क्लियर है बात। अब इसमें ये WA क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, MA क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और V वॉल्यूम। अब आपको सोल्यूट का मोलर मास निकालना हो MA, तो MA को यहाँ ले जाओ, पाई को यहाँ ले आओ, तो सोल्यूट का मोलर मास भी डिटरमाइन किया जा सकता है। अब देखिए तीन छोटी छोटी डेफिनेशंस और आती हैं यहाँ सॉल्यूशन से रिलेटेड। एक तो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन नंबर 1। नंबर 2 है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और नंबर 3 है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिएगा तीनों की डेफिनेशंस में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये। सपोज दैट मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसको मैं SPM से डिवाइड कर दूं, ठीक है, और दोनों तरफ सॉल्यूशन फिलअप कर लेता हूं। ठीक है, ऊपर से अपन इसको चाहे तो क्लोज करके पिस्टन विस्टन लगा करके प्रेशर वगैरह भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब सपोज दैट ध्यान देना कि इस माना कि ये सॉल्यूशन फर्स्ट है, ये सॉल्यूशन सेकंड है, इसकी कंसंट्रेशन C1 और इसकी कंसंट्रेशन C2 है। ध्यान से देखना, जब C1 इफ C1 इक्वल टू C2 यानी दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल होती हैं, तब क्या होता है कि वो दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोले जाते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो गई, द solutions which have same osmotic pressure at constant temperature is known as isotonic solutions। ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो सेम टेम्परेचर पर, उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सपोज दैट मान लो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई 2। लेट सपोज पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। सपोज इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है ना, वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसकी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यदि पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन फर्स्ट जो है, सॉल्यूशन फर्स्ट वो तो क्या बन गया, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और सॉल्यूशन सेकंड क्या बन गया, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है। और जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, सपोज मान लो पाई 1 कम हो, पाई 2 ज्यादा हो। सपोज मान लो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है वो क्या होता है, हाइपर, और जिसका कम होता है वो क्या होता है, हाइपो। तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन सेकंड अब की बार क्या बन गया, हाइपरटोनिक बन गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन फर्स्ट क्या बन गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो तीन सिंपल सी डेफिनेशन है, आइसो, हाइपर और हाइपोटोनिक। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की यदि हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो देखिए जो अपने ब्लड प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है
ब्लड प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.9% W/V NaCl। W/V जो कंसंट्रेशन टर्म है ये आपको बताई जा चुकी है, वो NaCl का इस कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन होता है जिसमें आरबीसी जो होती हैं वो डिप रहती हैं, रेड ब्लड सेल्स डिप रहती हैं। उसके आरबीसी के चारों तरफ जो ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है वो ये होती है। क्लियर है बात? इसका मतलब तो आप समझते हो कि 100 ml सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम NaCl डिजोल है। इस टर्म्स को मैंने आपको समझाया था। परसेंट W/V का मतलब यही होता है 0.9 ग्राम NaCl 100 ml में डिजोल है। ऐसी कंसंट्रेशन आरबीसी के चारों ओर होती है। अब सपोज दैट, ठीक है, यदि ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाए आरबीसी के चारों ओर तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, या तो आरबीसी श्रिंकल करेगी या फिर स्वेलिंग कर जाएगी। ठीक है, कब? देखिए, सपोज दैट ये सपोज आरबीसी है और इसके ये बाहर जो है ये वाला जो सॉल्यूशन है इसकी यदि कंसंट्रेशन मैं कर दूं, इसकी कंसंट्रेशन 0.9% W/V से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा कर दूं, कंसंट्रेशन, ठीक है, इस बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9% W/V NaCl से ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? यदि इस बाहर वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी मतलब ये मोर और यहाँ लेस। अब बताओ क्या बताया था आपको ऑस्मोसिस में? लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड की ओर थ्रू ए SPM, जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं वही ऑस्मोसिस होता है। तो ऐसे कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकलेंगे तो आरबीसी में क्या हो जाए? श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक ऑफ आरबीसी हो जाएगी, यानी आरबीसी जो है वो सिकुड़ जाएगी। अब इसका जस्ट रिवर्स करके देखते हैं अपन। देखो, सपोज ये वही आरबीसी है और अब की बार ये बाहर वाला जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ऑफ 0.9% W/V NaCl से क्या हो? कम हो, ठीक है, कंसंट्रेशन इस बाहर वाले की। तो एक बात बताइए, ऐसी कंडीशन में इस बाहर वाले सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है और इसके अंदर है वो है ज़्यादा, तो अब की बार ये हो जाएगा मोर कंसंट्रेटेड और बाहर हो जाएगा लेस कंसंट्रेटेड। क्लियर है बात? तो अब की बार क्या होगा? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आरबीसी के अंदर करेंगे, ठीक है, ऐसी कंडीशन में स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ आरबीसी यानी फूल जाएगी, यहाँ श्रिंक कर जाएगी, यहाँ स्वेलिंग कर जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आरबीसी की नॉर्मल पोजीशन बने रहने के लिए उसके चारों ओर जो ब्लड प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% W/V NaCl का ही बना रहना चाहिए। यदि आप उससे वो जो बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो या तो आरबीसी फैल जाएगी, स्वेलिंग कर जाएगी, आरबीसी श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्लियर है? अब देखो, इसी से रिलेटेड एक बात अपन देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा सोल्ट वगैरह यूज़ करते हैं या जो सोल्टी फूड ज़्यादा, नमकीन वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उनको जो है प्यास ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों? उसका रीज़न क्या है? देखो, सपोज दैट किसी पर्सन ने ज़्यादा सोल्ट खाया या नमकीन खा लिया तो उसके बाद उसको ज़्यादा प्यास क्यों लगती है? क्योंकि उसमें आरबीसी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर था, ये वाला एटमॉस्फेयर, ये वाला जो है, ये बाहर वाली जो कंसंट्रेशन है ये ज़्यादा हो गई उसकी, ठीक है। यदि ये कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो आरबीसी में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। अंदर तो लेस कंसंट्रेटेड हो गई, वो बाहर ब्लड प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई NaCl की 0.9% W/V से ज्यादा होते ही वाटर मॉलिक्यूल आरबीसी से बाहर निकलेंगे तो आरबीसी सिकुड़ जाएगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल की कमी होने लग जाएगी आरबीसी के अंदर, तो हमें प्यास लगेगी फिर। क्लियर है बात? इसको एक डिजीज भी बोलते हैं जिसको कहते हैं इडीमा, EDEMA, इडीमा डिजीज हो जाती है, EDEMA।
ईडिमा डिजीज जो होती है ना वो ज़्यादा सोल्टी खाना खाने वाले या नमकीन वगैरह का ज़्यादा यूज करने वाले पर्सन्स में देखी जाती है। इनको ज़्यादा प्यास लगने का रीज़न यही होता है। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।